guys, welcome to my channel Zoomophilic Shreyanshi. So from today's video we are going to start the first unit of your semester 1 botany में, that is virus. ठीक है, तो first unit में you have to study about viruses. Now let's talk about viruses in general. भूल जाओ कि आपको बॉटनी में वायरस के बारे में कुछ पढ़ना है. ठीक है, पहले जनरल आम तौर पे हम बात करते हैं. शायद एक वायरस ही था 2019 में 2020 में जो रिस्पॉन्सिबल था इतना मास ह्यूज लेवल पे डिस्ट्रक्शन करने के लिए. वो एक वायरस ही था जो न जाने कितनी लोगों की डेथ का कॉज बना था, है ना भाई. वायरस जिनका खुद का एज सच कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनकी खुद की एज सच कोई आइडेंटिटी नहीं है, व्हेन दे आर आउटसाइड द लिविंग होस्ट, वो इतने ज़्यादा हार्मफुल हो सकते हैं. मतलब वायरस की पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जानेंगे, वायरस आए कहाँ से, क्या होते हैं. उसके बाद में फिर हम वायरसेस के स्ट्रक्चर्स, वायरसेस के डिफरेंट शेप, उसका नेचर क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में भी देखेंगे. ओके, now let's start with the definition of virus. ये अभी complete definition नहीं लिखी है मैंने, ठीक है. So basically viruses are the nucleoproteins. ठीक है, अब ये nucleoproteins क्या होते हैं. So just break, देखिए बायोलॉजी का या फिर कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसका एक सिंपल सा रूल होता है. इफ़ यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एनी पर्टिकुलर वर्ड, so just break the word and get the meaning. ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन्स, दो वर्ड हैं, न्यूक्लियो एंड प्रोटीन्स. ठीक है, सो अब इसमें जो ये न्यूक्लियो वर्ड है ना, इट स्टैंड्स फॉर न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन्स होता ही है. अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, अब ये प्रोटीन्स क्या होते हैं. सो ज़्यादा इसमें अभी डिटेल में नहीं जाते हैं. ये याद रखिए कि न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए या फिर आरएनए, ठीक है, और प्रोटीन्स, ये दोनों ही क्या हैं, दे बोथ आर द बायोमॉलिक्यूल्स. ठीक है, प्रोटीन्स अभी समझ नहीं आया होगा. ये जब हम अभी आगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस करेंगे ना, वहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा. अभी के लिए आप ये याद रखिए दैट वायरसेस आर द न्यूक्लियो प्रोटीन्स. अभी मैं आगे ही जस्ट इसी वीडियो में कुछ टाइम बाद आपको स्ट्रक्चर ऑफ वायरस पढ़ाऊँगी, तो वहाँ पे समझाऊँगी. ठीक है, पहले आ जाते हैं हम हिस्ट्री ऑफ वायरसेस पे. छोड़ो इनकी डिस्कवरी किसने की, है ना, कब किसने क्या देखा, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास दो साइंटिस्ट आते हैं, एक है एडोल्फ मेयर एंड दूसरे हैं डीजे आइवेनोविस्की, डिमिट्री आइवेनोविस्की. है टोबैको प्लांट, आई होप सो ये सबको पता होगा. ठीक है, टोबैको प्लांट था. ठीक है, अब टोबैको की जो लीव्स होती हैं ना, ऐसे टोबैको प्लांट की जो लीव्स होती हैं उसमें इन लोगों ने क्या देखा कि कुछ ऐसे पैटर्न बन गए हैं, मतलब कुछ ऐसे छोटे छोटे से स्पॉट्स बने हुए हैं. ठीक है, मोज़ैक लाइक, जैसे घरों में फ्लोर्स पे मोज़ैक नहीं लगाया जाता, कुछ वैसी ही चीज़ें इन्होंने यहाँ पर ऑब्जर्व करी. किस पे, लीव्स में. इन्होंने देखा कि भाई कुछ तो है ऐसा मोज़ैक टाइप का लीव्स जिसकी वजह से ख़राब हो रही हैं. और सिर्फ लीव्स ही नहीं ख़राब हो रही हैं, उससे पूरा का पूरा प्लांट और पूरी क्रॉप, पूरी जितनी भी फसल है वो बर्बाद हो रही है. को मोज़ैक डिजीज़ है, इस डिजीज़ का नाम है टोबैको मोज़ैक डिजीज़. ठीक है, तो ये जो डिजीज़ है इसके कॉजेटिव एजेंट को इन दोनों साइंटिस्ट ने पता लगाया. ठीक है, सो व्हाट दे डिड वाज दे फाउंड द कॉजेटिव एजेंट ऑफ टोबैको मोज़ैक डिजीज़. ठीक है, एग्जैक्ट तो उन्हें नहीं पता चला क्या है ये, बट इन्होंने एक चीज़ बताई
कि ये जो कुछ भी है ना, ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से पास कर गया है। When they discovered the causative agent of tobacco mosaic disease, उस टाइम पे बैक्टीरिया वॉज यूज टू बी द स्मॉलेस्ट नोन पार्टिकल। ठीक है, तो ये बोला जाता था कि बैक्टीरिया से छोटा फिलहाल तो अभी कुछ नहीं है। बट जब ये दो साइंटिस्ट आए, इन्होंने जब टोबैको मोज़ैक डिजीज़ के कॉजेटिव एजेंट को पहचाना, तो इन्होंने कहा कि जो कुछ भी है ये कुछ ऐसा है जो बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से भी पास कर जा रहा है। ठीक, तो पहले ये दो साइंटिस्ट का इम्पॉर्टेंट रोल रहा। उसके बाद हमारे पास फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए, दैट इज़ M.W. बीजरिंग। आई होप सो आपने ये पोर्शन लिख लिया होगा, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। अब ये आए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया। ठीक है, इन्होंने जो इन्फेक्टेड प्लांट्स थे ना टोबैको मोज़ैक, जिनमें हो रखी थी टोबैको मोज़ैक डिजीज़, उस प्लांट का इन्होंने कुछ एक्सट्रैक्ट लिया, कह सकते हैं उसको कूट के खूब उसकी चटनी वटनी बना दी। ठीक है, और उसके बाद इन्होंने देखा कि अब इसको थोड़ा सा दूसरे प्लांट्स में हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो जो क्रॉप थी ना, मतलब जो खेत में मान के चलते हैं, खेत में लगा होगा प्लांट्स वगैरह, जहाँ पे भी इसका कल्टीवेशन हुआ होगा, वहाँ पर इन्होंने देखा कि जो फ्लूइड, जो इन्फेक्टेड प्लांट से निकाला गया फ्लूइड है, अगर हम इसको दूसरे प्लांट में डाल रहे हैं तो उसको भी सेम इन्फेक्शन हो जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ से M.W. बीजरिंग जो साइंटिस्ट थे, ये आए और इन्होंने एक टर्म दिया, एंड दिस टर्म इज़ वेरी पॉपुलर, दैट इज़ कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। मतलब कि इन्होंने जो भी अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो इन्फेक्टेड प्लांट से उसका एक्सट्रैक्ट निकाला और उसके बाद उसको दूसरे हेल्दी प्लांट्स के ऊपर जो है डाला, फिर उसके बाद कुछ दिनों बाद उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जैसी डिजीज़ जो इन्फेक्टेड प्लांट्स में थी, जैसे पैटर्न्स लीफ में नज़र आ रहे थे जो इन्फेक्टेड प्लांट था, सिमिलर पैटर्न्स हमारे हेल्दी प्लांट्स में भी नज़र आने लग गए। ठीक है, बाद हमारे पास एक और साइंटिस्ट आए, W.M. स्टैनले। स्टैनले ने एक बहुत ही अच्छी डिस्कवरी करी। इन्होंने ये पाया कि जो वायरसेस होते हैं ना, वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड, मतलब कि हम वायरसेस के क्रिस्टल्स बना सकते हैं। कुछ टेक्निक्स का यूज़ करके वायरसेस को क्रिस्टल्स के फॉर्म में हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, सो ये जो चीज़ थी, ये किसने बताई? W.M. स्टैनले ने। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, मैं एक बार क्विक रिवाइंड करवा देती हूँ आपको। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? दैट वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। फिर हम हिस्ट्री पर आए। हिस्ट्री में हमने क्या देखा कि वायरसेस में जो टोबैको मोज़ैक डिजीज़ थी, अब भूल जाओ पीछे कुछ लिखा है, ठीक है, मुझे बताओ, आप बताओ, टोबैको मोज़ैक डिजीज़ का जो कॉजेटिव एजेंट था उसको किसने बताया? बताइए। वेरी गुड। सो उसको हमारे दो साइंटिस्ट थे, एडोल्फ मेयर एंड आइवन नोविस्की। इन दोनों ने कॉजेटिव एजेंट ऑफ वायरसेस का पता लगाया। वेरी गुड। देन दूसरे साइंटिस्ट हमारे पास आए, कौन? बीजरिंग। एग्जैक्टली, बीजरिंग ने क्या स्टेटमेंट दिया? ही गिव दिस स्टेटमेंट, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम। इसका मतलब लिविंग इन्फेक्शियस एजेंट। ठीक है, फिर तीसरे हमारे पास जो साइंटिस्ट आए वो कौन थे? स्टैनले थे। स्टैनले ने क्या बताया? वायरसेस कैन बी क्रिस्टलाइज्ड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रख ही लेना। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। ठीक है, अभी मैंने पहले जब वीडियो स्टार्ट किया था तब सबसे पहली लाइन लिखी थी दैट वायरसेस आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक है, मैंने बोला था न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स मीन्स प्रोटीन्स, है ना। ये होते क्या हैं? देखो, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स दे बोथ आर बायोमोलिक्यूल्स, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए ही जाते हैं। ठीक, अब ये जो वायरसेस होते हैं हमारे, दे आर द न्यूक्लियोप्रोटीन्स। इसका मतलब क्या है कि इनका जो ये कोर होता है,
मतलब कि जो मेन बॉडी होती है दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए या फिर आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए स्टैंड्स फॉर राइबोन्यूक्लिक एसिड, है ना, ये तो पता होगा। अब जो कोर होता है वायरस का दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट। ठीक है, मेन कोर न्यूक्लिक एसिड का बना है और कवर्ड किससे है? प्रोटीन से। तो हो गए ना दोनों चीज़ें, न्यूक्लिक एसिड भी हो गया और प्रोटीन्स भी हो गए, इसीलिए वायरसेस आर ऑफन टर्म्ड एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। डन। अब ये जो कवरिंग है, मेन बात अब आते हैं हम थोड़ा कवरिंग पर। ठीक है, ये जो कवरिंग आपको दिख रही है, ये जो छोटे छोटे से गोले बनाए ना मैंने, ये सब प्रोटीन की कवरिंग है। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन की कवरिंग है इसको हम बोलते क्या हैं? कैप्सिड। ठीक, अब कैप्सिड पूरी कवरिंग को बोलेंगे। ओके, बट इफ आई टॉक अबाउट द सिंगल यूनिट, मतलब एक ये सिंगल यूनिट, तो एक सिंगल यूनिट को हम कैप्सोमियर कहते हैं। ठीक है, a single unit is known as capsomere while the whole covering is known as capsid। यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो प्रोटीन कोट है ना वो डिफर करता है फ्रॉम वायरस टू वायरस, बट इसका जो कंटेंट होता है इट इज़ अबाउट 60 to 95%। मतलब कि प्रोटीन का अमाउंट एज कम्पेयर टू न्यूक्लिक एसिड बहुत ज़्यादा होता है। मतलब 60 to 95% प्रोटीन कवरिंग ही है, ऐसा समझिए। बाकी 5 to 10% आपका न्यूक्लिक एसिड होगा, मतलब कि वो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड होगा किस लिए? भाई न्यूक्लिक एसिड है तो क्या काम है उसका? तो आई होप उसका काम पता होगा। न्यूक्लिक एसिड, डीएनए और आरएनए हमारे जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, मतलब एक जनरेशन से इंफॉर्मेशन को दूसरे जनरेशन में ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हमारे न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, जैसे डीएनए हो गया या फिर आरएनए हो गया। ठीक है, तो ये तो हो गया थोड़ा सा स्ट्रक्चर, क्या कि मेन जो कोर है इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड which is responsible for the transmission of characters from one generation to next generation. Second is कि इसकी जो covering है that is made up of protein, about 60 to 95% protein होता है and rest is the nucleic acid. The covering of virus is known as capsid. Single unit of protein covering को हम कहते हैं capsomere. अब हम अगर एक वायरस की बात करें तो हम उसको वायरस तो कह ही सकते हैं अनडाउटेडली, बट वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज वायरियन या फिर विरियन, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल विरियन। ठीक है, तो एक सिंपल स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वायरस को हम विरियन भी कह सकते हैं। डन। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि क्या वायरसेस हमको ऐसे दिख जाएंगे हमारे इन्वायरमेंट में? हाँ, कहीं आपको ऐसा दिख रहा है अपने आसपास? देखो ज़रा, कहीं दिख रहा है वायरस कि हाँ ये देखो वायरस है? भाई हम जैसे कीड़े मकोड़े उड़ते हैं ना तो हम पहचान जाते हैं कि हाँ ये देखो मक्खी, ये देखो मच्छर। मच्छर को तो ऐसे मारते हैं तुरंत, वो बेचारा अपने कर्मों के लिए रोता होगा हमने किसको काट लिया है ना। मच्छर को तो बस तुरंत घिसर डालता है। ठीक है, ठीक है। क्या आपको आसपास अपने कहीं वायरस दिख रहे हैं आपके इन्वायरमेंट में, या फिर कभी भी वायरस को आपने ऐसे देखा? नहीं देखा भाई। हाँ यार देखा में हमने कोरोना वायरस में फ़ोटोज़ ही तो देखी। रियल में कभी वायरसेस को देखा आपने? नहीं देखा। वायरसेस को हम नेकेड आई से तो बिल्कुल नहीं देख सकते। ठीक, क्यों? क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं। तो क्या हमें माइक्रोस्कोप लेना चाहिए? एब्सोल्युटली, बिना माइक्रोस्कोप के तो काम चलेगा ही नहीं। लेकिन हम अपने नॉर्मल ये जो सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स होते हैं ना, उसमें भी वायरसेस नहीं दिखते हैं, इतने छोटे होते हैं। तो वायरसेस के लिए हम एक
स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वायरसेस कैन ओनली बी सीन थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स। ना हम उनको नेकेड आइज से देख सकते हैं, ना हम उसको जो हम नॉर्मल अपने डे टू डे लाइफ में माइक्रोस्कोप्स का यूज़ करते हैं उससे देख सकते हैं। ठीक है, वायरसेस कैन ओनली बी सीन थ्रू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डन। अब वायरसेस का साइज़ कितना होता है भाई, कितने बड़े होते हैं वायरस जो हमको दिख ही नहीं रहे? 20 to 350 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब समझते हैं? नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻⁹ मीटर्स। नहीं समझ आया भाई, हम बायो वालों को मैथ्स थोड़ी कम ही आती है, अच्छी बात है। 1 को डिवाइड करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इस नंबर से अगर आप 1 को डिवाइड करें तो उस टाइम पर आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ टर्म्ड एज 1 नैनोमीटर। ठीक है, तो वायरसेस का जो साइज़ होता है इट इज़ अबाउट 20 to 350 नैनोमीटर्स, मतलब कि बहुत छोटे होते हैं। अब देखिए, एग्जैक्ट तो नहीं पता कि कौन सा वायरस लार्जेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वायरसेस होते हैं ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट वायरस इज़ ऑर्थोपॉक्स वायरस। इट इज़ वन of the largest virus. I am not saying that this is the largest virus. No, it is one of the largest virus. Okay. Then one of the smallest virus is enterovirus. Okay. अभी थोड़ा सा बारिश का मौसम चल रहा है, थोड़ा मौसम ऊपर नीचे हो रहा है ना, सितंबर आने वाला है, मतलब अगस्त का एंड हो रहा है, तो ज़्यादातर हम लोग को कोल्ड कफ हो जा रहा है, सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है। क्या आपको पता है आपकी कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस रिस्पॉन्सिबल है? किसकी वजह से हो जाता है भाई? हम तो ज़रा सा भी वो कर लेते हैं, हम सुबह नहा रहे हैं, शाम को जैसे भी मौसम चेंज हो रहा है हमको तो जुकाम हो जा रहा है। सो विच वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कॉमन कोल्ड? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं। So the virus which is responsible for common cold is rhinovirus. Let me write rhinovirus. Okay. So I hope so अभी तक इतनी ही बातें आपको क्लियर हो गई। So note it down if you want.